मैं दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। इससे पहले वाला क्लास में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, उसके सिद्धांत के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देखे थे। हम आगे देखने वाले हैं वो है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएँ, है ना। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएँ मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि हमको क्या देखना है, सीमाएं देखना है कि उनके सिद्धांत जब दिया गया तो उसमें कुछ कुछ चीज़ जो उनको और बताना चाहिए था, है ना, और समझाना चाहिए था, बट उनके बारे में वो अपने सिद्धांत में कुछ नहीं बताया, जो कि आने वाला जो साइंटिस्ट थे जो कि बाद में आए, उन्होंने उस कमी को क्या किया, उनके सिद्धांत के अंतर्गत देखा, पाया, और उसी को हम क्या पढ़ते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, या संयोजकता बंध सिद्धांत के सीमा कहते हैं। मतलब गलती या कुछ चीज़ जो संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सका, वही उनकी सीमा है। तो कौन कौन सा चीज़ है या कौन कौन से हमारे टॉपिक है जिनके बारे में उनको बताना चाहिए था लेकिन वो नहीं बता पाए, जिसको बाद वाले साइंटिस्ट ने वहाँ पर उनको क्या किया, उसको समझा कि हाँ ये चीज़ इसमें होना चाहिए था, है ना, और वही क्या बना उसका सीमा। तो इसमें पहला सीमा ये है कि संयोजकता जो बंध सिद्धांत है वो जो अणु होते हैं उनके अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय जो गुण हैं उनको समझाने में क्या रहा, असफल रहा। तो हम लिख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अणु, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अणुओं की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अणु की या अणुओं की चुंबकीय गुण, है ना, चुंबकीय गुण जैसे हम गुण में देखें तो अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय गुण को बताने में असफल रहा, बताने में क्या रहा भाई हमारा, असफल रहा, मतलब नहीं बताया, कुल मिला के असफल रहा। तो ये पहला पॉइंट है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो भी अणु होता है उनके चुंबकीय गुण होता है या प्रतिचुंबकीय गुण होता है या अनुचुंबकीय गुण होता है, उसको बताने में असफल रहा। वैसे आप पढ़े होंगे अनुचुंबकीय जो गुण होता है, ये गुण और प्रतिचुंबकीय जो गुण होता है, इन दोनों की अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण जो है आपका किसी भी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे हमारे पास मान लो पी कक्षक है और इसमें हमारे 3 कक्षक होते हैं, तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरा भरा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसमें प्रतिचुंबकीय मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है, इसी को युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो इसको क्या बोला जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जिस कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिचुंबकीय गुण कहलाता है ना, या उसे हम प्रतिचुंबकीय गुण के नाम से जानते हैं। और ऐसे पदार्थों को जब हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर हम बात करें अनुचुंबकीय का ना, तो अनुचुंबकीय का मतलब होता है आंशिक भरा हुआ। आंशिक मतलब होता है आपका अर्धपूरित नहीं है, मतलब जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो आंशिक भरा कक्षक कहलाता है। जैसे हम लोग देखें, मान लो यहाँ पर पी कक्षक है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आंशिक भरा है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा सिंगल है, तो सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं अयुग्मित कहा जाता है। ठीक है, तो जिन परमाणुओं में, जिन तत्वों में क्या किया जाता है या जिन अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अनुचुंबकीय गुण को शो करता है। और जिन तत्वों के जो कक्षक हैं, अंतिम कक्षक, अगर वो क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है, अर्थात उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको इस प्रकार से समझना है कि वे तत्व या वे परमाणु जिनके अंतिम कक्षक में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, अर्थात जिनके इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाया जाता है वो प्रतिचुंबकीय को, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो आपके अनुचुंबकीय को प्रदर्शित करता है। तो संयोजकता जो भी सिद्धांत है, ये जो भी अणु था उनके चुंबकीय गुण था, जैसे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, उसको बताने में क्या रहा, ये असफल रहा, जो कि इसके पहले सीमा के अंतर्गत आता है। दूसरा हम सीमा की अगर बात करें तो दूसरा सीमा ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो उपसहसंयोजी जो क्या होता है, यौगिक है, उसको उसके संबंध में जो है कुछ जानकारी देने में क्या रहा, असफल रहा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, या इसी को संकुल भी बोलते हैं ना,
उपसंयोजी यौगिक के जानकारी या के संबंध में जानकारी देने में असफल रहा। उपसंयोजी यौगिक के बारे में है ना जानकारी देने में या उपसंयोजी के संबंध में जानकारी देने में असफल रहा। जानकारी देने में क्या रहा भाई? असफल रहा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि उपसंयोजी यौगिक के बारे में फ़िलहाल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा कुछ नहीं समझाया जा सका, उसके बारे में जानकारी ही नहीं दिया गया, ठीक है, जो कि इसके दूसरे हमारे क्या होते हैं आपका सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। थर्ड सीमा की बात करें तो थर्ड सीमा ये कहता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द्वारा है ना धातु न्यूनता यौगिक, पहले हम पढ़ चुके हैं धातु न्यूनता यौगिक हो गया। उसके अलावा आप धातुएं हो गया, और एक होता है अंत धात्विक बंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि बीबीटी थ्योरी द्वारा जो धातु न्यूनता यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ठीक है, धातुएं हैं, अंतर्धात्वी है, मतलब दो धातुओं के बीच हम लोग बोल सकते हैं जो भी बंध बनता है, जो भी क्या होता है बंध बनता है, उनके बारे में फ़िलहाल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया जाता है, जो कि इनके सीमा के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ अणु बनता है हमारा, जो हम आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो अभी नहीं देखे हैं। ये होता है H2+O2 प्लस O2 माइनस, और एक होता है हमारा O2 2 माइनस। ऐसे हम आगे देखने वाले हैं जब MOT थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये सब देखेंगे। के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, जानकारी नहीं दिया गया। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया भैया, ये कैसे है, क्यों बना है, कैसा है, क्या है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, जो कि इनके सीमा के अंतर्गत रखा गया है। और पांचवा पॉइंट बात करें तो जो भी यौगिक का जो ध्रुवता है, उनका जो अनुनादी संरचना है, उसके बारे में इनके द्वारा कोई जानकारी नहीं देता है। तो यौगिकों में या यौगिक के ध्रुवण क्षमता या ध्रुवता और अनुनाद से संबंधित कोई जानकारी नहीं दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कुछ नहीं बताया गया, जो कि ये सीमा के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। वैसे पूछता नहीं है सब इतना बड़ा थ्योरी को लिखने के लिए, लेकिन जानकारी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि भाई क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या उसका सीमा है, उस थ्योरी के क्या क्या हमारे तथ्य हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसा आपको जानकारी क्या होना चाहिए। तो ये हो गया बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उनकी सीमाएं। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा अतिव्यापन की बात करते हैं। अतिव्यापन क्या होता है, इसकी ओर क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं भाई, ठीक है। तो आगे है हमारा कक्षकों का दिव्यापन, ठीक है। कक्षकों का दिव्यापन, कक्षक क्या होता है आप जानते हैं, 4 ही हमारे पास कक्षक है, और वो होता है हमारा S, P, D, और ये क्या होता है हमारा F। ये 4 कक्षक है जिसे हम सब सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सब सेल, हमने क्वांटम संख्या में इसको पढ़ा है। तो 4 हमारे पास कक्षक होता है, S, P, D और हमारा F, और इन्हीं के अंदर छोटे छोटे कक्षक आते हैं, मतलब यही हैं, सब सेल के अंदर ही क्या होते हैं, कक्षक आते हैं। जैसे S के अंतर्गत कितना आता है भाई हमारा, S के अंतर्गत जो है आपका 1 कक्षक आता है। P की बात करें तो 3 कक्षक आता है। D की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5 कक्षक आता है, और F की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपका 7 कक्षक क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इन कक्षकाओं के बीच क्या होता है, अतिव्यापन होता है, ठीक है।
अतिव्यापन होना मतलब मिलना, कुल मिला के, ठीक है। इन कक्षक का आपस में मिलना ही रियल में अतिव्यापन कहलाता है। आपको ये भी पता है कि पाउली जी ने बताया है ना, पाउली जो हम लोग क्या पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, उसमें बताया गया है कि एक कक्षक में अधिकतम कितना हो सकता है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो क्या होता है हमारा, अलग अलग होता है। एक क्लॉकवाइज होता है, एक क्या होता है हमारा क्लॉकवाइज, और एक क्या होता है दूसरा वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी कौन देता है भाई, ये सब के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, ये मिलता है आपको पाउली के अपवर्जन सिद्धांत है। ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब और यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सब चीज़ जानते हैं। कक्षक कितने होते हैं हमारे, तो फिलहाल तो कक्षक कई होते हैं, लेकिन वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, SPDF के अंतर्गत आते हैं। जैसे एस में 1 कक्षक, पी में 3 कक्षक, डी में आपका 5 कक्षक और एक में 7 कक्षक होते हैं। और इन कक्षकों में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो क्या होता है आपका, विपरीत होता है। ऐसा कौन बोलता है, हमारा पाउली के द्वारा बोला जाता है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर जिस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ पाया जाता है, अर्थात अगर वो कक्षक पूरा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है हमारा, जो भी कक्षक हमारा क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, यदि उन दोनों कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है तो इस स्थिति में अतिव्यापन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल कब होता है, जब वो क्या होता है हमारा अर्धपूरित होता है या उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, तभी 2 कक्षक आपस में क्या कर सकता है, द्विव्यापन कर सकता है। जैसे हम 2 S कक्षक लेते हैं तो दोनों S कक्षक में क्या होता है हमारा, एकक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो अयुग्मित है, और अयुग्मित है मतलब क्या कर सकता है, आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। अर्थात जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसे कक्षक ही क्या करता है, हमारे अधिव्यापन में भाग लेता है। और वो जो कक्षक हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन का भी स्थिति कैसा है, उस स्थिति पर भी डिपेंड करता है। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक टाइप है, तो उस स्थिति में यहाँ पर अधिव्यापन नहीं होगा। अधिव्यापन किस कंडीशन में होगा कि एक चक्रण का इलेक्ट्रॉन अलग और एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण अलग होगा, मतलब चक्रण कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, तो भी स्थिति में क्या होता है, वो अतिव्यापन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो परमाणु कक्षक होता है, जो क्या होता है हमारा, जिसमें अर्धपूर्णित कक्षक पाया जाता है, या कोई परमाणु जिसमें अर्धपूरित क्या होता है हमारा, अर्धपूर्ण कक्षक होता है, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चक्रण कैसा होता है, विपरीत होता है। जब क्या करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो दोनों का परमाणु कक्षक क्या करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, आंशिक रूप से मिश्रित हो जाते हैं और एक अधिव्यापन क्षेत्र बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, अतिव्यापन के नाम से जाना जाता है, या कक्षकों के अधिव्यापन कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 2 परमाणु है ना, जिनमें क्या पाया जाता है, आपका अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जब क्या होते हैं, पास आते हैं, तो पास आने से क्या होता है, उनमें जो है आंशिक रूप से मिश्रण हो जाता है ना, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेता है, साझा कर लेता है बोल सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा जो आंशिक रूप से मिलने की प्रक्रिया है, वही आपका अति व्यापन के नाम से जाना जाता है। तो उसी को हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है अतिव्यापन क्या है बोल के। तो अतिव्यापन आप समझे हैं तो अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसी को अपने जो है हिसाब से लिख सकते हैं भाई। तो चलिए हम किसके पास चलते हैं, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या होता है, तो जब 2 परमाणु कक्षक है ना, जब 2 परमाणु कक्षक जिसमें अर्धपूर्ण क्या होता है, परमाणु कक्षक होता है, या जब 2 परमाणु जिसमें अर्धपूर्ण क्या होता है, परमाणु कक्षक होता है, या जिसमें अर्धपूरित परमाणु कक्षक पाया जाता है ना, और साथ ही उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विपरीत चक्रण वाला होता है, जब आपस में क्या करता है, आंशिक रूप से मिल जाता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। तो लिख सकते हैं, जब 2 परमाणु के अर्धपूर्ण परमाणु के अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है
तो जब दो परमाणु के अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है आपस में आंशिक रूप से मिश्रित होकर आंशिक रूप से क्या होकर भाई मिश्रित होना, या ऐसे भी बोल सकते हैं आंशिक रूप से मिश्रित होता है। तो जब दो परमाणु के अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक, जब दो परमाणु के अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाले क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है आपस में आंशिक रूप से मिश्रित होना क्या कहलाता है हमारा, होना अतिव्यापन कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। तो ये सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो परमाणु कक्षक है ना, या दो परमाणु के जो अर्धपूर्ण क्या होते हैं हमारे परमाणु कक्षक होते हैं जिसमें विपरीत चक्रण वाला क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, का आपस में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ का आपस में होता है का आपस में आंशिक रूप से मिश्रित होना क्या कहलाता है आपका अतिव्यापन कहलाता है, अतिव्यापन कहते हैं। और अतिव्यापन के फलस्वरूप है ना, क्योंकि अतिव्यापन में परमाणु कक्षक क्या करते हैं भाग लेते हैं, तो ये परमाणु कक्षक आपस में व्यापन करके अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक आपस में है ना मिश्रित होकर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। तो जब दो परमाणु कक्षक आपस में क्या करते हैं मिलते हैं, वैसे आपको पता है कि परमाणु के मिलने से क्या बनता है अणु बनता है, तो वैसे ही जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है भाई अणु कक्षक का क्या करता है निर्माण करता है। और अगर हम अधिव्यापन की बात करें तो अधिव्यापन जो होता है वो दो तरीक़ा से हो सकता है, परमाणु कक्षक के बीच अधिव्यापन दो तरीक़ा से हो सकता है। एक समान आवेश के एक दूसरे के साथ मिलने से अधिव्यापन हो सकता है, या समान आवेश वाले जो परमाणु कक्षक होते हैं उनके मिलने से अधिव्यापन हो सकता है। और एक भिन्न आवेश वाले जो क्या होते हैं परमाणु कक्षक होते हैं उनके सिरों के मिलने से क्या हो सकता है अधिव्यापन हो सकता है। और इस अधिव्यापन को दो तरीक़ा से हम क्या करते हैं बांटते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक अधिव्यापन, एक कैसा होता है हमारा धनात्मक अतिव्यापन ये होता है, और एक होता है ऋणात्मक अतिव्यापन। जो धनात्मक अतिव्यापन होता है उसमें जो है आपका दो प्लस वाले या दो माइनस वाले जो भी परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में क्या करते हैं अतिव्यापन करते हैं। जैसे आपको पता है एस की आकृति गोलाकार होता है, तो मान लो इसमें धन चार्ज है, तो ये हमारा क्या करता है दूसरे जो पी कक्षक होता है जिसके इस वाला पार्ट को हम लोग धन करते हैं, इस वाला पार्ट को हम क्या करते हैं माइनस से शो करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर जो अधिव्यापन हो रहा है वो धन के बीच हो रहा है, इसलिए इसे हम धनात्मक अधिव्यापन कहते हैं। इसी प्रकार और भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है ये हमारा क्या हो गया पी कक्षक हो गया, ये हमारा पी, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो जाता है प्लस। इसी प्रकार हम क्या करते हैं एक और हम क्या करते हैं इस प्रकार से ले लेते हैं, तो ये धन और ये क्या हो जाता है आपका ऋण। क्योंकि यहाँ पर देखो धन का अधिव्यापन हो रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं धनात्मक अतिव्यापन के नाम से जानते हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया दूसरा कंडीशन। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर एक स्थिति और बनता है, ये हमारा इस प्रकार से क्या करता है अति व्यापन करता है ऐसा करके। ठीक है, तो ये हमारा धन ये हो गया, और ये क्या होता है हमारा ऋण होता है। तो ये हमारा पार्श्व अधिव्यापन होता है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको पार्श्व अधिव्यापन कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं समाक्ष अधिव्यापन बोलते हैं, समाक्ष
अतिव्यापन कहते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं भाई आगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे है तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, दो परमाणु जो अपने धन सिरों को क्या करता है, आपस में मिलाकर के अतिव्यापन करते हैं, तो उसे हम धनात्मक अतिव्यापन के नाम से क्या करते हैं, उसको जानते हैं। और भी यहाँ पर एक अतिव्यापन होता है, एक होता है ऋणात्मक अतिव्यापन, एक ऐसा होता है हमारा ऋणात्मक अतिव्यापन। अब ये जो ऋणात्मक अतिव्यापन होता है, इसमें क्या होता है हमारा ऋणात्मक अतिव्यापन में, तो ये हम दूसरा नंबर यहाँ से लिख सकते हैं। ऋणात्मक क्या होता है हमारा, अतिव्यापन होता है, ठीक है। अब ऋणात्मक अतिव्यापन में क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा भाई, जस्ट अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके अतिव्यापन करेंगे, तो वही चीज़ बनाएंगे। जैसे ये प्लस हो गया, बट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये फर्स्ट कंडीशन वाला अतिव्यापन हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा क्या है, ये हम इस प्रकार से फिर से बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फिर से बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, ये हो जाएगा इधर प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो ऐसा भी अतिव्यापन होता है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपका ये आपका P इस प्रकार से, ठीक है, और ये एक और हम कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस को क्या करता है, शो करता है। तो इस प्रकार से आपको अतिव्यापन देखने को मिलता है, अतिव्यापन होता है। तो ये तो थ्योरी हो गया। क्वेश्चन आपको कहाँ से कर सकता है, अतिव्यापन क्या है ना, अतिव्यापन क्या है, ओवरलैपिंग क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो परमाणु जिसमें क्या होता है, अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक होता है, जिसमें जो अयुग्मित जो है विपरीत चक्रण वाले, या जिसमें विपरीत चक्रण वाले क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु कक्षक का आपस में आंशिक रूप से मिश्रित होना ही क्या कहलाता है, आपका अतिव्यापन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और जो अतिव्यापन होता है उसके फलस्वरूप अणु कक्षक का निर्माण होता है। और ये जो अतिव्यापन होता है और बनने वाला जो अणु कक्षक होता है वो आपके परमाणु कक्षक के आकार पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, धनात्मक अतिव्यापन और एक होता है हमारा ऋणात्मक अतिव्यापन। तो इस तरीक़ा से अतिव्यापन के बारे में क्या किया जा सकता है, जानकारी लिया जा सकता है। चलिए अब हम अतिव्यापन के क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं, है ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उसकी ओर क्या करते हैं, चलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अतिव्यापन के प्रकार देखेंगे। वैसे हम ये सब पढ़ चुके हैं। धनात्मक अतिव्यापन अभी मैं जस्ट आपको बताया हूँ, धनात्मक अतिव्यापन क्या होता है, ऋणात्मक अतिव्यापन क्या होता है ना। तो हम लोग देखे हैं ना भाई जस्ट अभी। जैसे ये हमारा धन चार्ज है और ये क्या है हमारा धन चार्ज है, इस प्रकार से। तो धन और क्या हो जाता है, धन का होता है। ये पहला पॉइंट देख लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर, ये हमारा इस प्रकार से ये हो जाता है धन, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाता है, मान लो ऋण। तो यहाँ पर हम लोग एक और ऐसे बना देते हैं, ये हो जाता है ऋण ऋण, और ये हो जाता है धन या धन धन बोल सकते हैं। और एक हम लोग थर्ड क्या किए थे, इस प्रकार से ये हो गया, और एक और मैं कर दूँ तो ये हो गया, तो ये प्लस प्लस, और ये हो जाता है आपका माइनस माइनस। तो ये हम लोग देख चुके हैं भाई, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये हो गया आपका प्लस है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है। तो एक ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से करूँ तो ये प्लस और माइनस, ठीक है। इधर भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये प्लस और ये माइनस। और थर्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका इस प्रकार से, और ये जो है आपका इस प्रकार से। तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमको अभी जस्ट दिखे थे, तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस और ये प्लस, तो ये दो प्रकार के अतिव्यापन को शो करता है। चलिए अतिव्यापन के प्रकार को ही हमको क्या करना है, देखना है। शून्य अतिव्यापन मतलब इसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आपका डायरेक्टली क्या करता है, वो आपका इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, जो अतिव्यापन होगा उसको शून्य अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है। चलो आगे हमको देखना है कक्षकों के अतिव्यापन के क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। यही हमको देखना है, कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार। मतलब कक्षकों का अतिव्यापन के प्रकार, क्योंकि कक्षक ही आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं तो उनका हमको प्रकार देखना है। मतलब कुल मिला के हमारा टॉपिक है अतिव्यापन के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये देखेंगे हम लोग। पहला इसमें ओवरलैपिंग दिया है, पहला अतिव्यापन दिया है, वो है एस अतिव्यापन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ओवरलैपिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं।
एस सद व्यापन क्या होता है, जब एक इस कक्षक का अर्धपूर्ण कक्षक है ना दूसरे इस कक्षक के अर्धपूर्ण कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, के मध्य जो अधिव्यापन होता है वही क्या कहलाता है, आपका एस अधिव्यापन कहलाता है। क्या बोला मैं कि जब एक इस कक्षक का अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे इस कक्षक के अर्धपूर्ण कक्षक के साथ जब क्या करे, अतिव्यापन करे, मतलब दो एस अर्धपूर्ण कक्षक हो, दोनों में विपरीत चक्रण वाला क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, के मध्य जो अधिव्यापन होता है उस अधिव्यापन को हम क्या बोलते हैं, एस अधिव्यापन कहते हैं। तो बोल सकते हैं इसमें ये जो अधिव्यापन है इस प्रकार के अतिव्यापन में एक इस कक्षक है ना, एक इस कक्षक का या इस कक्षक का अर्धपूर्ण, या इसमें हम बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार के अधिव्यापन में एक एस या एस का एक अर्धपूर्ण कक्षक इस प्रकार के अधिव्यापन में एक एस का अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे एस के अर्धपूर्ण कक्षक के साथ जब अतिव्यापन करता है तो उसे एस अधिव्यापन कहते हैं, एस अतिव्यापन कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के अधिव्यापन में, मतलब एस अधिव्यापन में एक इसका अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे है ना एस के जो क्या होते हैं, अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, उसके मध्य जब अतिव्यापन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस अधिव्यापन कहते हैं, है ना। तो मतलब जब बोल सकते हैं जब दो अर्धपूर्ण एस सब सेल है ना, या जब दो अर्धपूर्ण एस कक्षक आपस में अधिव्यापन करता है तो उसे हम एस अधिव्यापन करते हैं। अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो बोल सकते हैं कि जब एक एस कक्षक का अर्धपूर्ण कक्षक या एक एस का अर्धपूर्ण कक्षक दूसरे एस के अर्धपूर्ण कक्षक से है ना जब क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस अधिव्यापन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण हम इसमें क्या ले सकते हैं, H2 को ले सकते हैं। ये हमारा H2 होता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। दूसरे हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रमांक एक होगा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये एकक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमारा शेयरिंग करके इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या करता है, अति व्यापन करता है। चूँकि एस कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है, हमारा 1s1 आता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, आपका एस कक्षक का गोलाकार होता है और ये दूसरा कक्षक भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो एक एस हो गया और एक एस हो गया और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से क्या होता है, आपका ओवरलैप कर लेता है। ओवरलैपिंग क्या करता है, हमारा करता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, हमारा एस अति व्यापन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। या यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, H2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी बंध बनता है वो बंध कैसा होता है, हमारा सिग्मा बंध होता है। कौन सा बंध होता है भाई, ये सिग्मा बंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये पहला हो गया हमारा एस अधिव्यापन। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। एस अधिव्यापन क्या होता है, तो जब एक एस अर्धपूर्ण कक्षक या दूसरे एस अर्धपूर्ण कक्षक आपस में अधिव्यापन करे तो उसे ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। चलिए हम अब सेकेंड देखते हैं, वो है sp अधिव्यापन। तो जब sp अधिव्यापन क्या होता है भाई, तो sp अधिव्यापन का मतलब होता है जब एक एस का अर्धपूर्ण कक्षक है ना, जब, या ये बोल सकते हैं कि जब एस अर्धपूर्ण कक्षक p अर्धपूर्ण कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, sp अधिव्यापन कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि वह अधिव्यापन जिसमें इस कक्षक का या एस का अर्धपूर्ण कक्षक p के अर्धपूर्ण कक्षक के साथ अधिव्यापन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका sp अधिव्यापन कहते हैं, है ना। या ये भी बोल सकते हैं कि जब एस का
एक अर्धपूर्ण कक्षक P के अर्धपूर्ण कक्षक के साथ, है ना, जिसमें विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, या जिसमें विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, के साथ जब क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तो उसे हम sp अधिव्यापन कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि जब S का अर्धपूर्ण कक्षक P के अर्धपूर्ण कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। पूर्ण कक्षक जिसमें, और बढ़ा सकते हैं, जिसमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, के साथ जब S का अर्धपूर्ण कक्षक P के अर्धपूर्ण कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, का अतिव्यापन, है ना, का अतिव्यापन क्या कहलाता है हमारा, sp अतिव्यापन कहलाता है। sp क्या कहलाता है हमारा, अतिव्यापन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब S का अर्धपूर्ण कक्षक P के अर्धपूर्ण कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाला युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है के मध्य क्या होता है, आपका अधिव्यापन होता है, वही आपका sp अधिव्यापन कहलाता है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे HF क्या दिया है हमारा उदाहरण के लिए, HF को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 1 होता है, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p, हमारा 5 होता है, ये 9 हो गया, इसका 1 हो गया। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसके अंतिम कक्षक में देखें तो इसके में तो ये 1 है, बट इसमें कितना होता है हमारा, 5 होता है। तो 5 होने पर क्या करता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया फ्लोरीन। तो ये हम देखें अगर, तो ये आपका इस प्रकार से देखें तो ये आपका क्या हो जाता है, अधिव्यापन करने से इसका लगभग अष्टक क्या हो जाता है, आपका पूर्ण हो जाता है। अगर आप नहीं बनाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 और ये 5 6 हो गया, और ये 7, ये इस प्रकार से हमारा इनके मध्य क्या होता है, बन जाता है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो P कक्षक में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये कितना है, 5 है। इसको हम लोग बोलते हैं, P के 3 भाग होते हैं, एक होता है 2px, ए होता है 2py, n होता है 2pz, ठीक है। तो P कक्षक के 3 भाग होते हैं भाई, px py और pz, है ना, हमने पहले देख चुके हैं। क्योंकि 2 है तो 2px 2py और 2pz करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 2 कक्षक इसमें क्या हुआ है हमारा, भरा हुआ है। कौन कौन से, ये px और py भरा हुआ है, लेकिन pz अभी क्या है, खाली है। किसके साथ ये कर सकता है हमारा, ये देखो हमारा ए हाइड्रोजन का है जिसमें का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, अपने जो कि अर्धपूर्ण है, विपरीत चक्रण वाला होता है, यही आपस में क्या करता है, अतिव्यापन करता है। क्योंकि हमारा एस कक्षक की आकृति कैसा होता है, गोलाकार, पी कक्षक की आकृति कैसा होता है, इस प्रकार से डमलाकार होता है। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है। जैसे इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। तो इन दोनों का व्यापन होता है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ये गोलाकार हो गया, ठीक है, जो कि एस कक्षक को शो करता है। और ये होता है हमारा पी कक्षक, जो डमलाकार को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो अधिव्यापन होता है, इस अधिव्यापन को हम क्या बोलते हैं भाई, एसपी अतिव्यापन कहते हैं। एसपी क्या कहते हैं, अतिव्यापन। इसमें और लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही एसपी अधिव्यापन है। और यहाँ पर भी बनने वाला बंध हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है, सिग्मा बंध को क्या करता है, दर्शाता है। तो इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, पी अधिव्यापन क्या होता है, जो जब 2 पी कक्षक है ना, या जब 2 पी
है ना, जब दो पी कक्षक जिसमें अर्धपूर्ण और विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका पी अतिव्यापन कहलाता है। तो इसमें है ना, इसमें दो अर्धपूर्ण है ना, जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे पी अतिव्यापन कहते हैं। पी क्या कहते हैं भाई, अतिव्यापन कहते हैं। परिभाषा खत्म हो गया इतना में, ठीक है, कि जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक, जो दो पी अर्धपूर्ण कक्षक है, जब उन दोनों के मध्य क्या होता है, अतिव्यापन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पी अतिव्यापन कहते हैं। देखो परिभाषा कई तरीक़ा से लिखा जा सकता है, आप समझो, ठीक है। तो जब दो क्या हो, अर्धपूर्ण पी कक्षक हो, एक पी कक्षक जो अर्धपूरित है, दूसरा पी कक्षक क्या है, अर्धपूरित है, जब दोनों आपस में क्या करता है, अतिव्यापन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी अतिव्यापन कहते हैं या पी अतिव्यापन कहा जाता है। जैसा कि मैंने क्या कर दिया है वहाँ पर लिख दिया है कि जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है या आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पी अतिव्यापन के नाम से जानते हैं। और ये जो अतिव्यापन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। एक होता है हमारा समाक्ष अतिव्यापन, जो हम अभी देखने वाले हैं। पहला क्या होता है हमारा, समाक्ष अतिव्यापन, समाक्ष अतिव्यापन जो पी के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है हमारा पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन। तो अतिव्यापन कितने प्रकार के हो गए, ये दो प्रकार से इसको शो करते हैं, समाक्ष और पार्श्व। तो चलते हैं हम लोग, समाक्ष अतिव्यापन क्या होता है और पार्श्व अतिव्यापन क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा समाक्ष अतिव्यापन। समाक्ष अतिव्यापन क्या होता है, जब दो पी कक्षक शीर्षों में अतिव्यापन करता है। शीर्ष क्या होता है भाई, सबसे पहले हमारा क्या होता है, पी तो डंबलाकार होता है, आप जानते हैं, ये इनका शीर्ष कहलाता है। ये जो मैं अभी टिक कर रहा हूँ ये क्या है, हमारे शीर्ष हैं, ये हमारे क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्या करता है, जब दो पी कक्षक इस प्रकार से शीर्षों में जब क्या करे, अतिव्यापन करे, या इसी को अक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्ष भी बोलते हैं। तो जब दो पी कक्षक शीर्षों में या अक्षों में अतिव्यापन करता है तो उस अतिव्यापन को हम क्या कहते हैं, समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। और यहाँ पर जो बनने वाला बंध होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बंध होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब दो पी कक्षक, जब दो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी कक्षक, दो पी कक्षक शीर्षों में अतिव्यापन करते हैं। जब दो पी कक्षक शीर्षों, शीर्ष मतलब होता है सिर, हमारा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब दो पी कक्षक शीर्षों या बोल सकते हैं अक्षों में अतिव्यापन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो है समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। तो उसे समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। और यहाँ बनने वाला बंध सिग्मा होता है, और यहाँ पर बनने वाला बंध कैसा होता है हमारा, सिग्मा होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जब दो पी कक्षक या दो अर्धपूर्ण पी कक्षक, दो अर्धपूर्ण, आप चाहेंगे तो यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, ठीक है। जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक शीर्षों पर या अक्षों पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, समाक्ष अतिव्यापन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, समाक्ष अतिव्यापन कहते हैं। और जब भी यहाँ पर शीर्षों में अतिव्यापन होता है ना,
तो बनने वाला बंध कैसा होता है आपका, सिग्मा होता है। तो कैसे होगा भाई, यहाँ पर उदाहरण से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। हमारे पास उदाहरण दिया है F2। क्या उदाहरण दिया है, F2। F2 क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, हम जानते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है, 5 होता है। यदि मैं अंतिम कक्षक की बात करूं p वाला, तो p में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड क्या होता है हमारा 5 होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py और इसको बोलते हैं pz। ठीक है, pz के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर में है तो इसीलिए क्या लगाते हैं, 2px 2py एंड 2pz। ये हम लोग बात किए हैं वो एक फ्लोरीन का है। कितना फ्लोरीन का है, एक फ्लोरीन का। सेम क्या होता है हमारा दूसरा फ्लोरीन के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। ये कितना हो जाता है 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाता है हमारा 5। तो इस स्थिति में फिर से क्या बनता है हमारा, 3 कक्षक बनता है ऐसा करके 1 2 3, और उसी तरह पहले जैसा भर दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी क्या लिखा जाता है हमारा 2px 2py एंड 2p क्या लिखते हैं, जेल लिखते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 कक्षक क्या हुआ है, पूरी तरीक़ा से क्या हुआ है भाई, भरा हुआ है। ये दोनों कक्षक और ये दोनों कक्षक, तो जो पूरा भरा रहता है वो तो फिलहाल कक्षक जो है अधिव्यापन में भाग नहीं लेता है। लेकिन इसका जो 2pz है, इसका जो 2pz है ये खाली है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के मध्य आपका कौन सा अधिव्यापन होता है, समाक्ष अधिव्यापन होता है, क्योंकि अयुग्मित है दोनों दोनों। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, समाक्ष अधिव्यापन हो रहा है ना, क्योंकि ये भी अयुग्मित है वो भी अयुग्मित है। तो यहाँ पर जो शीर्षों में अधिव्यापन होता है वही आपका क्या कहलाता है, इन दोनों में शीर्षों में अधिव्यापन होता है और वो समाक्ष अधिव्यापन होता है। और बनने वाला बंध कैसा होता है, सिग्मा होता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि पी कक्षक की जो क्या होता है आकृति वो कैसा होता है, डमलाकार होता है। ये डमलाकार हो गया। एक और हम पी कक्षक लेंगे तो इसका भी आकृति क्या होता है, डमलाकार होता है। तो ये यहाँ पर जो क्या हो रहा है, जो अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा होता है शीर्षम अधिव्यापन। और बनने वाला जो बंध होता है वो कैसा होता है आपका, सिग्मा बंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो वो हो गया आपका समाक्ष अधिव्यापन। क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, चलिए अब हम किसके पास चलते हैं, पार्श्ववर्ती अधिव्यापन के पास चलते हैं। पार्श्ववर्ती अधिव्यापन क्या होता है, जो जब 2p या जब 2 अर्धपूर्ण पी कक्षक पार्श्व स्थिति में भुजाओं में क्या करता है, अतिव्यापन करता है। तो उस अतिव्यापन को हम क्या बोलते हैं, पार्श्ववर्ती अधिव्यापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब 2 अर्धपूर्ण अर्ध ना, ये क्या है हमारा अर्धपूर्ण। तो जब 2 अर्धपूर्ण पी कक्षक, जब 2 अर्धपूर्ण पी कक्षक भुजाओं में अतिव्यापन करते हैं तो उसे पार्श्ववर्ती अधिव्यापन कहते हैं। पार्श्ववर्ती क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। उदाहरण के लिए हम बात करें तो O2 को उदाहरण ले लेते हैं। किसका लेते हैं, O2। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, ये इस प्रकार से अगर हम क्या करते हैं, 2 पी कक्षक को मिला देते हैं यहाँ से, तो ये जो हमारा होता है यही आपका पार्श्ववर्ती अधिव्यापन होता है। और बनने वाला बंध यहाँ पर हमेशा क्या होता है हमारा, पाई होता है। क्या होता है हमारा, पाई होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 8 होता है, आपको पता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है यहाँ पर, 4 होता है। ठीक है, 4 की बात करूँ तो यहाँ पर पी कक्षक आ रहा है अंतिम में, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, 1 2 3 और ये हो जाता है 4। तो 2 कक्षक इसमें क्या है, जगह खाली है। ये होता है हमारा 2px, ये होता है 2py एंड ये होता है हमारा 2p क्या होता है हमारा, z। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और ऑक्सीजन की बात करूं, सेकेंड नंबर का ऑक्सीजन को अगर मैं ले लूं
तो ये इसका भी परमाणु क्रमांक 8 ही होगा, और ये 1s2 2s2 और ये कितना हो जाएगा 2p कितना हो जाएगा 4। इसका भी अगर मैं बना दूं लास्ट वाला का तो 1 2 3 और इतना हो जाता है 4। इसको बोलते हैं 2px, इसको बोलते हैं 2py और इसको बोलते हैं 2pz। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है s कक्षक भरा है, x कक्षक भरा है और इसका भी s कक्षक भरा है, बट दो कक्षक हमारा क्या है इसमें खाली है। दो कक्षक क्या है इसमें खाली है। कौन कौन से खाली है हमारा, इसका हमारा 2py खाली है, इसका भी 2py खाली है, इसका 2pz खाली है, इसका 2pz खाली है। तो इनके मध्य, किनके मध्य, इनके मध्य क्या होता है हमारा अतिव्यापन होता है। ठीक है, इनके मध्य क्या होता है अतिव्यापन होता है। वो आपका क्या कहलाता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहलाता है, ये पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं। बट यहाँ पर दोनों प्रकार का स्थिति देखने को मिलता है। आपका सिग्मा भी बंद बनता है और पाई भी बंद बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कैसा होता है हमारा ये डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि दो ठो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। बट हमको समझना किसको है भाई, हमको समझना है पाई बंद को। यहाँ पर दो होगा तो एक स्थिति इसमें कैसे मिलेगा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा एक डमलाकार एक डमलाकार, यहाँ पर हम करेंगे तो ये डमलाकार ये डमलाकार। तो ये जो होता है स्थिति ये आपका कहलाता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और यहाँ पर बनने वाला जो बंध होता है कौन सा होता है हमारा पाई बंद को क्या करता है प्रदर्शित करता है। और इसी को क्या नाम से जाना जाता है भाई पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहा जाता है। पार्श्ववर्ती क्या कहते हैं इसको अतिव्यापन के नाम से क्या करते हैं इसको जानते हैं। और यहाँ पर देखें ऑक्सीजन, तो चूँकि इसमें दो तरीक़ा से बनता है, तो एक बंध सिग्मा होता है और दूसरा बंध क्या होता है पाई बंध को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से पाई बंध और सिग्मा बंध को दर्शाया जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछता भी है भाई। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि जब भी क्या होता है दो परमाणु के मध्य अतिव्यापन होता है तो सिंगल बंध जो होगा, सिंगल है अगर दोनों के बीच क्या है सिंगल बंध है, तो हमेशा वहाँ पर बनने वाला बंध सिग्मा होगा। बट अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या होगा एक पाई होगा, ये याद रखेंगे। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो उस स्थिति में एक ठो बंध जो होगा वो हमेशा क्या होगा सिग्मा होगा और दो ठो होगा वो क्या होगा आपका पाई होगा। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि निकालने के लिए पूछा जाता है बताइए इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई होता है बोल के। तो इस तरीक़ा से हम अतिव्यापन को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो कितना प्रकार के अतिव्यापन पढ़े हम लोग, 3 प्रकार के। कौन कौन से, SS, SP और PP, जिसके 2 प्रकार आपका समाक्ष अतिव्यापन और पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि क्या होता है किस प्रकार से होता है, ये हमने क्या कर लिया देख लिया। ठीक है, और पाई बंध तो हमने पढ़ लिया, पाई बंध क्या होता है अभी देखें ना भाई। पाई बंध क्या होता है, तो जब दो परमाणु कक्षक क्या करते हैं पार्श्ववर्ती, या ये बोल सकते हैं कि जब दो अर्धपूर्ण पी कक्षक भुजाओं में अतिव्यापन करते हैं तो वहाँ पर बनने वाला बंध कैसा होता है आपका पाई बंध कहलाता है। तो इसको अलग से और बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जब दो पी कक्षक क्या करते हैं हमारे इस प्रकार से भुजाओं में क्या करते हैं अतिव्यापन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या वहाँ पर बनने वाला जो बंध होता है उसे पाई बंध के नाम से जाना जाता है। तो अलग से यहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं। लगभग 2-3 हम लिखेंगे जो आप पढ़े हैं भी। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के मध्य, या बोल सकते हैं कि सिग्मा बंध क्या होता है हमारा अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच या दो परमाणु कक्षक के बीच अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है सिग्मा बंध बनता है। तो लिख सकते हैं दो अर्धपूर्ण परमाणु कक्षक के समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है भाई सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा इसको दर्शाते ऐसे हैं, सिग्मा बंध बनता है। ये पहला इसका स्थिति हो गया। इसमें अगर हम देखें तो लिख सकते हैं दो अर्धपूर्ण
परमाणु कक्षक के, है ना, अक्षुम्नि भुजाओं या बोल सकते हैं पार्श्व में अतिव्यापन से कौन सा बंध? पाई बंध बनता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ख़त्म। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? ख़त्म। ये हम लोग पहला पॉइंट ने लिख लिया। कौन सा? अंतर। ठीक, सेकेंड चलते हैं। सेकेंड आप पढ़ चुके हैं, वहीं से आपको लिखना है ना, अलग से कहीं और जगह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़े थे भाई कि यहाँ पर क्या होता है हमारा, जो सिग्मा बंध है और पाई बंध है, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सिग्मा बंध होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है हमारा? स्ट्रांग होता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत मजबूत होता है। तो सिग्मा बंध अर्थात ये क्या होता है? प्रबल होता है। क्या होता है हमारा? प्रबल होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन है। अगर हम क्या करते हैं, पाई बंध की बात करते हैं, तो पाई बंध क्या होता है? दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है। तो इस प्रकार से हम सेकेंड पॉइंट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो पाई बंध होता है वो दुर्बल होता है। मतलब अगर किसी के मध्य पाई बंध दिया गया है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है कम ऊर्जा देके। लेकिन जो सिग्मा बंध होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिग्मा जो बंध होता है वो क्या होता है? प्रबल प्रवृत्ति का होता है। पाई बंध क्या होता है आपका? दुर्बल होता है। थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट वैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट भाई? थर्ड पॉइंट ये होता है कि जो सिग्मा बंध होता है, कौन सा बंध? सिग्मा बंध। वो सिग्मा बंध कहाँ कहाँ बनता है? तो सिग्मा बंध जो होता है वो SS, SP और S और PP के मध्य समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। तो हमारा क्या होता है? सिग्मा बंध किसके किसके बीच बनेगा? SS के बीच, SP के बीच और PP के मध्य क्या होगा? समाक्ष अतिव्यापन होगा, तभी आपका क्या बनेगा? ये आपका सिग्मा बंध बनेगा। जबकि इसकी बात करूँ मैं तो पाई बंध PP के पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से क्या करता है? बनता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाऊँ, एक पॉइंट और लिख सकते हैं। वैसे तो पूछा हमारा 3 ही जाता है, बट हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। जो हमारा सिग्मा बंध होता है ना, वो सिग्मा बंध या तो अकेला होगा या तो पाई बंध के साथ क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, तो सिग्मा जो क्या होता है, जो बंध है, बंध अकेला अथवा साथ में पाई बंध होता है। तो हमारा जो सिग्मा बंध है या तो अकेला रहेगा तो संग में क्या होगा? हमारा पाई बंध होगा। जबकि अगर हम बात करें पाई बंध का, तो पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही में होता है। सिग्मा बंध के साथ में होता है। तो इस तरीक़ा से हम 2-3 क्या कर सकते हैं? आसानी से अंतर लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई। ठीक है, और भी अंतर आप बुक से देख सकते हैं। ये मेन अंतर है जो आप लिख करके नंबर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।
और आने वाला जो क्लास है उसमें हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो देखने वाले हैं।